हेलो स्टूडेंट्स, अच्छे हैं? बढ़िया है? ज़िंदगी सही कट रही है? आप बहुत लकी हैं। आप बहुत लकी हैं कि आपका लाइफ बहुत सही कट रहा है, वरना इतनी प्रॉब्लम्स है कि लोग परेशान हैं। लेकिन आप अच्छे हैं, ये बहुत लकी हैं आप। चलो बेटा पढ़ते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कल पढ़े थे, इससे पहले लेक्चर में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझाया था। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ध्यान से देखिएगा बेटा। न्यूटन्स सेकेंड लॉ। और बेटा अपने डाउट्स अब जो है आपका एक ग्रुप बना है जिस पर कि लाइव क्लास में डाउट सॉल्व कराया जाता है, उस पर भेजिए डाउट, है ना। मोशन इन 1D 2D के डाउट भेजिए उस पर वो डाउट भेजिएगा। लाइव क्लास लगती है ना एक अलग से डाउट क्लास, और डाउट क्लास में अब आपको पूछना है, क्योंकि हमें सिलेबस भी तो आगे बढ़ाना है। तो सिलेबस आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना भी तो पड़ेगा। अब जितने भी डाउट होंगे मॉड्यूल के, आप उधर डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब इधर देखिए बेटा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ है, बहुत लोगों से पूछोगे न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, तो वो बोलेगा F = ma। वो है न्यूटन सेकेंड लॉ, लेकिन थोड़ा सा इसे ठीक से पढ़ेंगे, है ना बेटा। F = ma आपको बोलना है, लेकिन कब बोलना है, क्या सोचना है इसके पीछे, वो सब समझना है हमें। तो आइए पहले देखते हैं, यहाँ पर देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है। तो हम बोलते हैं when external force acts on a body, when external force acts on a body, then the linear momentum of the body, then the linear momentum of the body changes. Then the linear momentum of the body changes। ठीक है बेटा, क्या लिखा मैंने, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आराम से समझना। यहाँ पर बेटा when external force acts on a body, जब एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर लगेगा, then the linear momentum of the body changes। इसीलिए न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, when external force acts on a body, then the linear momentum of the body changes, and the rate of change of linear momentum, बहुत ध्यान से, and the rate of change of linear momentum is equal to the rate of change of linear momentum is equal to the applied force। यानी बेटा यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, is equal to the applied force। बहुत ध्यान से मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर बेटा जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होगा। देखिए पहले लीनियर मोमेंटम समझिए। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? जैसे देखिए ये कोई बॉडी है, इसका मास m है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम, जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है बेटा, उसके साथ लीनियर मोमेंटम एसोसिएट होता है। एंड आपने पहले भी सुना हुआ है, फिर से बोल रहा हूँ कि लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। m बी द मास, v वेक्टर बी द वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो दिस इज द लीनियर मोमेंटम विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये सबको पता है। तो मोमेंटम तो हम लोग को पता है बेटा। ऐसा यूनिट पूछेगा मोमेंटम की, तो मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होगा, एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट। ये सबको पता है ना बेटा। अब यहाँ पर बेटा सब लोग पहले ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली ये तो मिटा रहे हैं, तो किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पर बेटा बेसिकली अगर आप ध्यान से देखिए तो लिखा एंड
द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर, देखिए फोर्स लगने पे मोमेंटम चेंज होता है, और मोमेंटम के चेंज का जो रेट होगा, रेट मतलब होता है पर यूनिट टाइम, रेट जब भी लिखता बेटा तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, जो कि अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। इसका मतलब ये हो बेटा कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो मोमेंटम चेंज होता है, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो बेटा आप आज के बाद जब भी आपको न्यूटन सेकेंड लॉ पूछे, जिसे हम लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं, तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है, यानी एफ वेक्टर इक्वल टू dp बाई dt, है ना बेटा, एफ वेक्टर इक्वल टू dp बाई dt, द फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ क्लियर है? अच्छा, अब बेटा अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या हम यहाँ पर लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी लिखते हैं क्या? लीनियर मोमेंटम ये तो हम जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल याद है, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल कि एक को रखेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस दूसरे को रखेंगे पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू एम को रख रहे हैं और वी को डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर उसके बाद बहुत आराम से v को रखेंगे और m को डिफरेंशिएट करेंगे, एक को रखेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम बोलते थे प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर बेटा समझ में आया? तो देखिए जब फोर्स लगता है किसी बॉडी पर तो ये पूरी कहानी बनती है ना, m इंटू डी बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट मतलब होता है पर यूनिट टाइम, फिर प्लस v वेक्टर इंटू डी एम बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, dm मतलब मास में चेंज, dt मतलब चेंज होने में जो टाइम लगा dt। तो dm बाई dt क्या पढ़ेंगे बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। अगर बेटा कहीं पर ऐसा लिखा हो कि इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है बेटा, फोर्स लगने पे मास नहीं बदल रहा है, अगर जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो वहाँ मास नहीं चेंज हो रहा है ना, दैट इज dm बाई dt इज जीरो, दैट इज dm बाई dt इज जीरो। अगर dm बाई dt जीरो हो जाए तो आपको बोलना है देन एफ वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एंड डी वी बाई डी टी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आज की बात बेटा जब भी आप बोलते हैं एफ इक्वल टू एम ए, तो हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि न्यूटन का सेकेंड लॉ बोला गया और मैं एफ बराबर एम ए बोल रहा हूँ, तो मैं ये भी साथ में सोच लूँगा, ये भी साथ में मेरे दिमाग में रहेगा कि एफ इक्वल टू एम ए का मतलब ये हुआ कि फोर्स लगने पर मास नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रही है लेकिन मास नहीं बदल रहा है, यानी एफ इक्वल टू एम ए तभी वैलिड होता है व्हेन मास इज कांस्टेंट, दैट इज डीएम बाई डी टी इज जीरो, है ना। तो बहुत लोग बोलते हैं एफ इक्वल टू एम ए और बस अंदर कुछ चल ही नहीं रहा, भाई एफ इक्वल टू एम ए कब बोलना है? अगर आपको न्यूटन सेकेंड लॉ बोलना है तो आप बोलना है फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो फोर्स अप्लाई करते किसी बॉडी पर तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। और अगर आप एफ इक्वल टू एम ए बोलते हैं तो मन में सोचना होगा कि फोर्स लगने पर मास में चेंज नहीं हो रहा है, ओनली वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एफ इक्वल टू एम ए लिखते हैं। ए इज व्हाट? एक्सेलरेशन, एफ वेक्टर इज द फोर्स। आ रही बात समझ में बेटा? तो दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ, बहुत आराम से सुन लो। अभी मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इसमें, जिसमें कि आपको बहुत सारी फैक्ट्स पता चलेगा और न्यूमेरिकल बनाने के भी तरीके पता चलेंगे, क्वेश्चंस समझ में आने लगेगा, है ना, क्वेश्चंस धीरे धीरे अच्छे लगने लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, अच्छे से लिख लेना। चलो भाई ध्यान से देखो। अब यहां पर बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखो मैं सबसे पहली बात इसमें क्या बोलने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, है ना, आराम से सुनना। अब जैसे मैं बोलूं एक बॉडी है, इसका मास 10 kg है, इस पे मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और फोर्स लगने से मास में चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो बोलेंगे जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। अगर मुझे पूछेगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है? 20, मास कितना है? 10, ये कैंसिल, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपसे बोलेगा ये बॉडी है, मान लीजिए 10 kg है, इधर बोलेगा 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर बोलेगा 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन।
अब इसमें बेटा अगर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ 2 फोर्स लग रहे हैं और एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, तो हम नेट फोर्स निकालेंगे पहले, क्योंकि एक्सेलेरेशन बराबर होता है नेट फोर्स अपॉन मास। 30 और 40 और 90 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट हम कहीं इधर दिखाएंगे। इसलिए मैंने बोला था बेटा कि वेक्टर पढ़ लोगे तो हर चीज़ पढ़ लोगे, दैट्स वाई वेक्टर इज इंपॉर्टेंट। अब बताओ 2 वेक्टर है 30 और 40 और रिजल्टेंट सॉल्व करना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट फोर्स होगा √a², 30 का स्क्वायर 900, b², 40 का स्क्वायर 1600, आगे cos 90 डिग्री 0। तो यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा 2500 और 2500 का स्क्वायर रूट इज द 50 न्यूटन। अब हम बोलेंगे एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स इज 50 एंड मास इज 10, ये कट गया तो एक्सेलेरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। तो पहली बात तो बेटा हमें कैसे सॉल्व करना होता है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट यानी एक्सेलरेशन के बारे में समझाया। अब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, इसे अच्छे से लिख लेना बेटा। चलिए अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। अब अगर मान लीजिए बेटा मैं दूसरी बात करूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम लोगों ने जो पढ़ा F इक्वल टू, यही पढ़ा ना कि ये पढ़ा m इंटू dv/dt प्लस v इंटू dm/dt, ये पढ़ा ना, है ना बेटा, v इंटू dm/dt। अब यहाँ पर बेटा बेसिकली क्या है कि ये जो v dm/dt है, इसको हम लोग फोर्स बोलेंगे, एक स्पेशल फोर्स बोलते हैं थ्रस्ट। और ये कब लगता है बेटा, जब वेरिएबल मास हो। जैसे आप बोलेंगे सर ये कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, तो ये देखो, जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लो बेटा ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, बहुत ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है। इसमें बेटा ये एक प्लैंक है, ऐसे वुडन प्लैंक मान लो या जो भी है, आइस प्लैंक मान लो, और इसमें एक स्लॉट बना दिया ऐसे, है ना बेटा, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऑलरेडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये प्लैंक मूव कर रहा है, अब इस पर मैं रेत के दाने गिरा रहा हूँ, रेत के दाने गिरा रहा हूँ ऐसे, ये प्लैंक चल रहा और मैंने ऐसे पकड़ के रेत के दाने गिराए, ऐसे गिरा रहा हूँ मैं, जैसे मेरे नीचे से प्लैंक गुजर रहा है ना, बीच में स्लॉट आ रहा है, मैं इसमें दाने गिरा रहा हूँ। और मान लीजिए 1 सेकेंड में m किलोग्राम पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में m kg का दाना मैं गिरा देता हूँ, है ना, रेत के दाने गिर रहे हैं। अब बेटा हमसे कहेगा कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लैंक विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द फोर्स रिक्वायर्ड, देखिएगा बेटा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लैंक विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव द प्लैंक विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखिए बेटा यहाँ पर बहुत आराम से, पहले ध्यान से सुनिए, आराम से सुनिए, बहुत आराम से सुनिए। अब मैं ये रेत के दाने गिरा रहा हूँ और ये इससे चला जा रहा है और रेत के दाने इसमें गिर रहे हैं। अब मुझसे पूछ रहा है कि मैं कितना फोर्स लगाऊं ताकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो। पहला सवाल ये उठता है कि सर वेलोसिटी घटेगा क्या या बढ़ेगा क्या। बेसिकली बेटा यूज़ योर माइंड, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, सोचो ये पत्थर ऐसे गिरा रहे हो, सपोज दैट इसे पत्थर के दाने समझ लो, पत्थर गिरा रहे, ठीक। सोचो बेटा ये देखो एक केबिन है ऐसे, ये चल रहा है ऐसे बेटा, इसमें कोई चीज़ गिराओगे ऐसे, तो ये जो दीवार है बेटा, ये दीवार, जैसे तुम कोई चीज़ गिराए ऐसे, पत्थर गिराए ऐसे, है ना, अब ये गिराओगे तो ये तो चल रहा बेटा, तो ये पत्थर इस दीवार से टकराएगा नहीं क्या, क्योंकि इस पत्थर में तो कोई वेलोसिटी है नहीं। जैसे ये चौक में ऐसे गिरा रहा हूँ, एक केज पकड़ लो, वैन पकड़ लो, ऐसे करके बॉक्स बनाओ और वो चल रहा बेटा। अब मैं ऊपर से इसे गिराऊं तो गिरने पर वो दीवार से टकराएगा नहीं क्या, बिल्कुल टकराएगा, क्योंकि ये तो चल रहे हैं ऐसे। अब इसमें मैं चौक गिरा दूं, चौक में तो पहले से कोई वेलोसिटी है नहीं, मैं तो ऐसे गिरा रहा हूँ, बस गिराऊंगा तो ऐसे टकराएगा, टकराएगा तो ये दीवार पे ऐसे धक्का मारेगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फील करो, फील करो, फील करो, जब तक फील नहीं करोगे फिजिक्स समझ नहीं आएगी,
है ना। ये एक ऐसे करके डिब्बा मान लिया, ये डिब्बा चल रहा है, इसमें मैंने कोई चीज़ गिराई, तो गिराया, ऐसे खड़ा था, मैंने ऐसे गिरा दिया, इसमें पहले से कोई मोशन नहीं है। अब ये चीज़ ऐसे आकर के धकेलेगा, देखिए ये दीवार ऐसे चल रहा है, आगे वाली दीवार आगे निकल जाएगी, पीछे वाली दीवार ऐसे धक्का मारेगा, तो ये इसको इधर धक्का मारेगा, इसको इधर धक्का मारेगा, तो पूरी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। नहीं आया समझ में? तो यहाँ पर बेटा ये ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप्ड है ना, ड्रॉप किया गया, तो बोला फोर्स बताइए। तो पहली बात तो हाँ सर, जैसे ही गिरेगा तो ये जो प्लैंक है इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो मुझे क्या बोल रहा है, कितना फोर्स चाहिए टू मूव द प्लैंक विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना बेटा। तो अगर कोई बोलता है सर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, देखो m बराबर m है, तो वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। अगर F बराबर m ही अगर आप लगाते F बराबर m इंटू ए आपके दिमाग में रहता मान लो, तो आप बोलते सर वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स ही जीरो, जबकि ऐसा नहीं है। आप गिराओगे तो जाहिर सी बात है वो दीवार से टकराएगा, दीवार ऐसे मारेगा, ये दीवार को पीछे मारेगा, गाड़ी की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, है ना। जैसे से गिरा जाएगा स्लो डाउन हो जाएगा। तो अब क्या करा जाए भाई, हाँ तो हमारे कंसेप्ट में ही एरर था ना। बेसिकली पूरा कहानी ये है ना, पूरा फोर्स का एक्सप्रेशन ये है, फोर्स का पूरा फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पर बेटा हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, तो दिस टर्म इज जीरो। इस सिचुएशन के अनुसार ये चीज़ जीरो हो गया बेटा। अब यहाँ पर फोर्स इज v dm/dt लगाएंगे, है ना, सिंपली v dm/dt। और ये प्लैंक कितनी वेलोसिटी मूव कर रहा है, v से, और dm/dt मतलब प्लैंक के मास में चेंज। देखो बेटा हर एक सेकंड में स्मॉल m kg आगे जुड़ जाएगा, तो प्लैंक का मास हर एक सेकंड में कितना बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्मॉल m kg इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मैं फोर्स लगाऊंगा इधर की तरफ ताकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट बने रहे, उतनी वेलोसिटी चलता रहे। तो मैं बोलूँगा सर इसमें फोर्स होगा v dm/dt, एंड dm/dt क्या बेटा, चेंज इन मास पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो देखो प्लैंक का अपना मास तो फिक्स है, जितना रेत गिराओगे उतना मास बढ़ेगा। देखो m kg पर सेकेंड, ये dm/dt, यानी हर एक सेकंड में m kg गिरेगा और उतना ही बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर बेटा F इक्वल टू होगा, इसके जगह m रखेंगे v इंटू एम, दैट इज m इंटू वी इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो बेसिकली इसका आंसर होगा m इंटू वी। आप बात ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल लिख रहा हूँ, बहुत आसान सा लिख रहा हूँ, है ना बेटा। तो यहां पर हमें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया, है ना, बहुत आराम से समझ में आया। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा। तो इस तरह से हमें ये जो थ्रस्ट है इसका मतलब क्या होता है वो मैंने यहाँ समझाया। ये तब लगाना जब वेरिएबल मास हो, मास वेरी कर रहा हो, तब ये टर्म हम लिखते हैं। आमतौर पे यही लिखते हैं m इंटू ए, बट ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन में अगर आपको ये नहीं पता होता, केवल ये पता होता, आप बोलते 4 0, ऑप्शन में भी 0 रहता है, हम गड़बड़ हो जाता, आंसर गलत हो जाता। इसलिए मैंने ये नॉलेज दिया कि दिस टर्म इज वैलिड ओनली, दिस टर्म इज अप्लाइड व्हेन द मास इज वेरिंग। अगर मास वेरिएबल है तो आपको ये भी लगाना है। क्लियर हो गया, चलिए। और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिप्ले कर लेना, तो चीज़ें धीरे से समझ जाओगे। ठीक है, चलिए बेटा, यहाँ पर बेटा थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूँ। देखिए बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब जैसे मान लो बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अच्छे से समझना। देखो यहाँ पर बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ, जोर से बोलो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो ये कोई पाइप है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये कोई पाइप है। अब ये कोई पाइप है बेटा, और इसमें पाइप में पानी बह रहा है, पाइप में पानी बह रहा है, ऐसे पानी बहता है ना, ऐसे पानी बहता है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा जो फायर फाइटर्स होते हैं, आग बुझाते हैं, तो वो मोटा सा पाइप लेते हैं और बहुत हाई प्रेशर से पानी सामने देते हैं। पता अगर वो पाइप को ठीक से नहीं पकड़ेंगे ना, तो पानी बाहर निकले तो पाइप पीछे चला जाएगा। जैसे बंदूक से गोली मारते हैं, गोली फायर करते हैं, तो गोली आगे तो बंदूक पीछे जाती है, उसी तरह होता है पाइप के साथ। पानी बहुत हाई प्रेशर से जब बाहर निकलता है तो पाइप पीछे की तरफ जाता है, यानी फोर्स एक्सर्ट होता है पाइप पर, पाइप पीछे जाएगा। तो हमसे पूछ लेगा, लेट अस सपोज कि ये पाइप है, पानी बहुत तेज, एकदम धाड़ बहुत तेजी से बह रहा है, तो ये पाइप पीछे की ओर फोर्स महसूस, जैसे बंदूक से गोली होता है ना, गन फायर करते हैं ना, गोली आगे बंदूक पीछे,
वही सेम कहानी यहाँ पर भी होता है, बहुत सिंपल है भाई। देखते हो जो बंदूक फायर करता है उसको झटके लगते हैं पीछे की और बंदूक पीछे पकती है। तो यहाँ पर बेटा ये देखिए पानी बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है बेटा v वेलोसिटी से। अगर मुझसे पूछ लेगा कि बताइए पाइप पर फोर्स पीछे की तरफ कितना लग रहा है, अगर ऐसा पूछ लेगा तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। देखिए माना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इज a, माना कि पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। अब बेटा लिक्विड बाहर निकल रहा है, माना dt समय में इतना पोर्शन बाहर निकल जाता है, माना कि dt समय में इतना पोर्शन पानी बाहर निकल जाता है, इतना पोर्शन dt टाइम में बाहर निकल जाता है। तो ये जो लेंथ होगा बेटा वो कितना होगा, सोचिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। सोचिए ये चीज एक ऑब्जेक्ट है और dt टाइम में यहां से आ गया, इतना पानी बाहर निकल गया, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज v और टाइम इज dt। तो यहां पर बेटा वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम निकालना चाहता हूं, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, बहुत आराम से सुनना, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अगर मैं यूनिट टाइम में वॉल्यूम निकालना चाहता हूं कि पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो रहा है, जिसे हम बोलते हैं बेटा रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं। ये सारे टर्म आपको याद रखने हैं, सुन लो ध्यान से। वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। अगर कहीं पर ये टर्म, और देखिए ये टर्म रेट ऑफ फ्लो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में बोलूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बोलूंगा रेट ऑफ फ्लो, तो घबराना नहीं है। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम जिसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ। अगर आज के बाद बोले रेट ऑफ फ्लो तो क्या मतलब समझोगे, वॉल्यूम कितना फ्लो रहा है यूनिट टाइम में। तो मान लीजिए dv वॉल्यूम फ्लो रहा है इन टाइम dt। देखिए dt टाइम में इतना ही वॉल्यूम बाहर निकल गया, इतना का वॉल्यूम कितना बेटा, तो एरिया इनटू लेंथ। सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, देखिए ये कोई सिलेंडर है, तो अगर एरिया a है और लेंथ l है तो वॉल्यूम इज द एरिया इनटू लेंथ होता है बेटा सिलेंडर का वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर h जो बोलते हो, आपने बचपन में सुना होगा पाई आर स्क्वायर h या l। तो पाई आर स्क्वायर क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही तो है, ये वाला एरिया, सर्कल वाला एरिया। तो इसलिए बेटा एरिया इंटू लेंथ करेंगे, घबराना नहीं। तो एरिया इंटू लेंथ a इंटू वी डी टी अपॉन डी टी, तो डी टी से डी टी कट जाएगा, तो रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा। अगर आज के बाद डीवी क्या बेटा, स्मॉल वॉल्यूम, डीवी मतलब स्मॉल वॉल्यूम फ्लोइंग इन टाइम dt, जो कि फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया इंटू स्मॉल वी क्या है, वेलोसिटी। मैं लिख देता हूं आगे कोई कंफ्यूज नहीं होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी। किसी ने गड़बड़ करा तो याद रखना मैं सपने में आऊंगा और थप्पड़ मार के चला जाऊंगा, ठीक है बेटा। तो dv बाई dt एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी। आ रहा समझ में, पहले तो यहां तक रेट ऑफ फ्लो अगर कहीं पूछेगा तो बना दोगे, ओके। अब बेटा dv वॉल्यूम बाहर निकल के आ गया, तो अब मैं निकालना चाहता हूं मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है बेटा, मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना मास बाहर फ्लो हो रहा है, तो पता तो है, वॉल्यूम पता है कि यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, इसको कुछ नहीं बोलेंगे। रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जितना यूनिट टाइम में मास फ्लो हो रहा है उसको कुछ नहीं बोलना है। तो dm बाई dt, जितना वॉल्यूम बाहर निकल के आया उसका मास dm है, और मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी रो इंटू dv बाई dt। और dv बाई dt कितना है देखना बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी, जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। तो a रो v हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ, dm बाई dt a रो v हो जाएगा, बताओ सही बोला, dm बाई dt मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, dv वॉल्यूम फ्लो हुआ इन टाइम dt, तो dv इंटू रो, और dt डिवाइड में dv बाई dt इज a इंटू v। तो a रो v याद रख सकते हो, ठीक है। अब फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन द पाइप, फोर्स एक्टिंग ऑन पाइप, एक्टिंग ऑन पाइप, पाइप पर फोर्स पूछेगा बेटा, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन पाइप, इधर मिटा रहा हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन पाइप, फोर्स कितना होगा, तो देखिए वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो m इंटू ऐसे नहीं बनेगा, बार बार पानी बाहर निकल रहा है, वेरिएबल मास है, तो v इंटू डी एम बाई डी टी है ना बेटा। और डी एम बाई डी टी कितना है, a रो v, तो v से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स हो जाएगा ए वी स्क्वायर रो, फोर्स हो जाएगा ए वी स्क्वायर रो। देखिए इसलिए बेटा अगर कभी बोलेगा कि पानी बाहर निकल रहा है, जैसे बोले पानी बाहर निकल रहा है, पाइप पे फोर्स ए वी स्क्वायर रो। व्हाट इज ए, एरिया ऑफ क्रॉसिंग, व्हाट इज वी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो।
जितनी वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो रहा है। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना। अगर न्यूमेरिकल आ गया और कहीं बोले पानी फ्लो रहा है तो वाटर की डेंसिटी कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरह से ये फोर्स भी लिख देंगे AV² रो। आ रहा समझ में? ये देखो कितना सिंपल है। अगर कभी बोलेगा कि अच्छा फोर्स पीछे की ओर लगेगा तो मुझे ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा ना, अपने हाथों से ग्रिप आगे बनानी पड़ेगी, क्योंकि पाइप पे फोर्स पीछे लगा तो मुझे ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर बोलेगा पावर एक्सर्टेड, बोलेगा पावर कितना एक्सर्ट हुआ, पावर एक्सर्टेड। अगर बेटा पावर एक्सर्टेड कहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट कोई आदमी, बाहर का आदमी इस पाइप को पकड़ेगा, पाइप पर फोर्स इधर लगा तो मैं इधर फोर्स लगाऊंगा ताकि पाइप कहीं नहीं जाए, है ना, इसलिए मैं अपना फोर्स इधर लगा के रखूंगा। अगर ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन इधर, तो मैं भी 10 न्यूटन इधर लगाऊंगा ताकि रोक के रखूं, है ना। जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, तो रोक के रखेंगे, रुका रहेगा। तो मैं पावर एक्सर्ट कर रहा हूं, पावर होता है F × V। पावर क्या होता है बेटा? F × V। फोर्स की वैल्यू कितना है AV² रो, इसमें V का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो जाएगा AV³ × रो। इसलिए बेटा बहुत सिंपल है। अगर ये कहीं टर्म आ गया तो कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा, मैंने ये सब सिखाया हुआ है। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला AV रो, रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला A × V, AV रो नहीं A × V। फोर्स ऑन द पाइप, जब पानी बाहर निकल रहा, फोर्स ऑन द पाइप AV² रो। पावर का फॉर्मूला AV³ × रो। हो गया भाई? कैसे कैसे लाया सब आपके सामने। इसलिए बेटा कोई भी घबराएगा नहीं, एक दो बार पहले ना जैसे नोट्स में लिखना, एक दो बार रफ में इसे रिवाइज करना, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं बेटा, घबराने का नहीं। तो ये क्या था? न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। जोर से बोलो। चलो भाई, यहां तक तो न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा दिया। न्यूटन सेकेंड लॉ समझ में आया? आसान था। अगर आप सही से सारी बातें सीख जाओगे तो लगेगा बहुत आसान है। उसके बाद आइए बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं मोशन के रिगार्डिंग। न्यूटन्स थर्ड लॉ, बहुत आराम से सुनना। न्यूटन्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो बहुत इजी है। क्यों भाई? न्यूटन थर्ड लॉ, बोलचाल की भाषा में जब लड़ाई होती है ना, तो जब वो बीच बचाव का मामला आता है ना, तो बोलते ना तूने ये किया तभी तो इसने किया। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है बेटा वो बहुत सिंपल है कि, या मतलब मैं पहले लिख देता हूं कि टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite रिएक्शन। यानी बेटा हर एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अब ध्यान से सुनिए क्या मतलब है इसका, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए बेटा, ये एक बॉडी है, मान लीजिए A, और ये दूसरा बॉडी है, मान लीजिए B। अगर A ने फोर्स B पे इधर लगाया तो दिस इज कॉल्ड एक्शन। A ने फोर्स इस पर B पर इधर लगाया तो B जो है A पर उतना ही फोर्स अपोजिट लगाएगा, दिस इज रिएक्शन। अगर एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई करा तो दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्या इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा? तो हमारा आंसर है यस। क्या इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी? तो हमारा आंसर है यस। ये दोनों फोर्स एक को एक्शन बोलेंगे, दूसरे को रिएक्शन बोलेंगे। यहां पर एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बेटा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन विल बी
अपोजिट। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर बेटा ये तो चीज़ हमने सीख लिया, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, ठीक है बेटा। अच्छा अब एक बात समझो, बिल्कुल आराम से समझना। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। अच्छा अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक्शन पहले या रिएक्शन पहले, जल्दी बताओ, एक्शन पहले या रिएक्शन पहले? तो बहुत लोग ये बोल रहे होंगे एक्शन पहले ना, एक्शन पहले, ऐसा होता है ना, एक्शन पहले होता है ना। तो बेटा यहां पर ये मत बोलना एक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ये मत बोलना कि एक्शन पहले रिएक्शन बाद में, नहीं। एक्शन जिस समय एक्शन हो उसी समय उसी इंस्टेंट पर रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं कि पहले एक्शन हो जाएगा, जैसे आम झगड़ों में होता है, लड़ाई झगड़े में होता है, उसने उसको थप्पड़ मार दिया या 2-4 घूंसे लगा दिया, ये बोला, वो बोला रुको मैं बताता हूँ तुम्हें, वो 10 लड़कों को लेके आया, फिर इसकी सुताई करा, अब बीच बचाव वाला बोलते हैं उसने एक्शन करा था तभी तो उसने बाद में रिएक्शन दिया। तो वो एक्शन रिएक्शन अलग है, यहाँ पर फोर्सेस का एक्शन रिएक्शन का, जिस समय एक्शन होगा उसी समय रिएक्शन होगा। अब वो सामने वाला गाल पे थप्पड़ मार रहा है तो एक्शन हुआ, तो थप्पड़ का वो हाथ पे रिएक्शन फोर्स भी लगता है, वो एक्शन रिएक्शन बात कर रहा हूँ। एक्शन गाल पे, रिएक्शन हाथ पे, उसी समय लगता है। आप ये मत सोचिएगा कि आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो सामने वाले को ही मारा, आपको भी चोट लगा, लेकिन बस वो आपका हाथ हार्ड है इसलिए आपको पता नहीं चला, उसका गाल सॉफ्ट है उसको पता चल गया। आ रहा समझ में? तो इसीलिए बेटा एक्शन रिएक्शन जो होता है वो साइमल्टेनियसली एक्ट करता है। तो एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। बहुत आराम से बेटा, ध्यान से, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पर दोनों लगेंगे, कोई आगे पीछे नहीं। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ये आपको याद रखना। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये क्या था बेटा? न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम है, बहुत सिंपल है बेटा। अब देखिए एक चीज और बताता हूं, कभी भी एक्शन रिएक्शन एक सिंगल बॉडी पे नहीं लगेगा। जैसे मैं बोलूं कि ए पर एक्शन भी और ए पर रिएक्शन भी होता, नहीं, हमेशा एक्शन रिएक्शन दो बॉडीज के बीच में होता है। मैंने इससे ऐसे मारा तो ये हाथ ने मेरे रिएक्शन इस हाथ पे लगाया, मैंने पंच इस पे ऐसे मारा तो ये हाथ ने पंच पे रिएक्शन इधर लगाया। तो एक्शन रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन अ सिंगल बॉडी, इट एक्ट्स बिटवीन द टू बॉडीज। एक ने दूसरे पे लगाया तो दूसरे ने पहले पे रिएक्शन लगाया। तो यहां पर बेटा एक्शन रिएक्शन never act on a single body, never act on a single body, they act between the two bodies, दो बॉडीज के बीच में लगेगा। ए ने बी पर एक्शन करा, बी ने ए पर रिएक्शन करा। ऐसा नहीं कि एक्शन, अब फुटबॉल को किक करते हैं ऐसे पैरों से, अब फुटबॉल को किक करा तो मैं अपने पैर से एक्शन फुटबॉल पे लगाया और फुटबॉल ने रिएक्शन मेरे पैर पे लगाया। ऐसा थोड़ा ना, बॉल पे एक्शन भी हुआ और रिएक्शन भी, ऐसा नहीं होता है। एक्शन फुटबॉल पे, बॉल का रिएक्शन मेरे पाँव पे, तभी तो कभी पाँव पे चोट लग जाते हैं। वो रिएक्शन का फोर्स कभी ज़्यादा लग गया तो एक्शन ज़्यादा हुआ तो रिएक्शन ज़्यादा होगा, एक्शन कम तो रिएक्शन कम। आ रहा समझ में? तो ये बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। बॉल को कैच करते हैं तो कैच करने में क्या होता है, हाथ पे आके गिरता है, हाथ पे चोट लगता है, जितना एक्शन होता है उतना बॉल पे रिएक्शन होता है अपोजिट। तो मैं हाथों को पीछे की तरफ खींचता हूँ जिससे कि मेरे हाथों पे चोट कम लगे, एक्शन कम हो, टाइम बढ़ा देता हूँ। वहाँ पर टाइम बढ़ाने से क्या होता है, मेरे हाथ पे फोर्स कम लगेगा, मेरे को हाथ पे चोट कम लगेगा, फिर चोट कम लगेगी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर बेटा ये कहानी बहुत सिंपल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन में एक्शन पहले रिएक्शन बाद में। सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं, एक्शन और रिएक्शन साथ में, और एक्शन रिएक्शन हमेशा एक ही बॉडी पर लगता है। लगता है एक ही बॉडी पर? नहीं, एक्शन रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन अ सिंगल बॉडी, दे एक्ट
बिटवीन द टू बॉडीज, ये हमेशा दो बॉडीज के बीच में लगता है। एक ने पहले पे तो दूसरे ने, मतलब पहले ने दूसरे पे तो दूसरे ने पहले पे फोर्स लगाना है। आ रही बात समझ में? ओके, चलो भाई, बढ़िया, शानदार। अब आइए, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। क्या पढ़ेंगे बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे हम शॉर्टकट में बोलेंगे FBD। यानी बेटा अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम समझ गए तो न्यूमेरिकल बनाना आसान हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम से हम न्यूमेरिकल बनाना सीखते हैं, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब ये डायग्राम क्या बेटा? इस डायग्राम में बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाते हैं। इन दिस डायग्राम we represent the forces, acting on the body, है ना बेटा, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। बॉडी पर जो फोर्स लगेगा उसको दिखाने के लिए हम लोग इसे करते हैं। बॉडी क्या लगा रहा वो नहीं दिखाना, बॉडी पर जो लग रहा है वो दिखाना बेटा। जैसे देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, अभी अलग अलग सिचुएशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक टेबल है, टेबल पर ये एक ब्लॉक रखा है बेटा। अगर मुझे बोले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, नहीं, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाएंगे। ये क्या लग रहा है उससे मतलब नहीं है, ब्लॉक पर जो लग रहा है। तो पहले तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, अर्थ की ग्रेविटी नीचे पुल करेगा जो कि m/g होगा। वेट जो होगा वो m/g, यही ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ खींचेगा अपनी तरफ। और सोचिए इस फोर्स की वजह से ये टेबल के सरफेस को नीचे दबाएगा, एक्शन करेगा। दबाएगा कि नहीं दबाएगा? दबाएगा, लेकिन टेबल तो सख्त है, वो उतना ही रिएक्शन टेबल जो है ब्लॉक पे लगाएगा। तो n क्या है, जल्दी बताओ n क्या है? तो हम बोलते हैं n इज द नॉर्मल रिएक्शन। इसे नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं? वाई इट इज नॉर्मल, वाई इट इज सेड टू बी द नॉर्मल? क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो ये क्या है, तो हम बोलते हैं टेबल ने ब्लॉक पर रिएक्शन फोर्स लगाया। नॉर्मल रिएक्शंस को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, mg नीचे, नॉर्मल एक्शन ऊपर। ये चूंकि टेबल पर ये ब्लॉक रखा है, ब्लॉक वेट के से नीचे जाएगा, ये दबाएगा टेबल को। तो ये टेबल पे क्या लग रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें ब्लॉक पर फोर्स देखने हैं। तो टेबल को जैसे दबा, टेबल इस पर रिएक्शन लगाएगा ये। और अब हम बोलेंगे सर इस बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन विच इज एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ द टेबल। n इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड, मेरे साथ बोलो, चलो n क्या बोलोगे? नॉर्मल रिएक्शन। शर्माओ नहीं, शर्माओगे तो फायदा क्या होगा, सीख पाओगे कभी? n इज क्या, मेरे साथ बोलो, चलो, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ टेबल ऑन द ब्लॉक। बोलो, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द टेबल, बोल दो, एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक। और इसे नॉर्मल क्यों बोलते बेटा? क्योंकि देखिए ये सरफेस ऐसे टेबल का और परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा है, इसे नॉर्मल होता तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, ठीक है। तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, mg इधर, नॉर्मल रिएक्शन उधर ऊपर। और ये ब्लॉक रुका हुआ है, रेस्ट में है। तो एज ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, रेस्ट का मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम यहां पर है। एज ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, बहुत ध्यान से देखना बेटा, इक्विलिब्रियम। सो यहां पर बहुत ध्यान से हम बोलेंगे जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, यानी नॉर्मल एक्शन इज इक्वल टू mg। लो जी, हो गया जी, नहीं आया समझ में? ये तो पहला पॉइंट है। फ्री बॉडी डायग्राम तो बहुत सारा है, अभी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाना बेटा, सब पढ़ाऊंगा, है ना। एक सेकंड जरा, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए तो ठीक है बेटा, आज की क्लास ही फिनिश करते हैं। एंड
फ्री बॉडी डायग्राम चल रहा है, कल फ्री बॉडी डायग्राम में आगे बढ़ेंगे, कल से न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा, है ना। कल के लेक्चर के बाद न्यूमेरिकल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बनने लगेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।